कि जो कोलकाता में रेप और मर्डर केस हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं अपने पर्सनल बिहाफ पर अगर देखूं तो जो रेप केसेस होते हैं वो वास्तव में एक बहुत गंदी घटना होती है। बहुत ज़्यादा झंझोर देने वाली घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी कोलकाता में रेप हुआ है वो पहला रेप है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेप पर डे होते हैं, पर वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनकी वजह से और भी केस उजागर हो जाते हैं। तो ज़रूरत है हमारे देश में ऐसे रेप केसेस को ना हो, उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाने की। पर कहीं ना कहीं बात ये आ जाती है कि अगर सख्त कानून बना दिया जाए तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो फॉल्स केसेस होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उन लोगों को भी सुनने का अधिकार है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इन केसेस में थोड़ा डिले है, पर इंसाफ मिलेगा। पर आज जो सिस्टम बना रखा है कि सिस्टम जो चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए तब वो नहीं चल पा रहा है। लॉज जिस तरीके से लागू कराने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट इसमें फेल हो रही है। वो गवर्नमेंट कौन सी होती है वो आप जानते हैं। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दो ही गवर्नमेंट हमारे उसमें है। तो जो रेप हुआ है और रेप की अगर पनिशमेंट उसको टाइम पे नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वेशन किसकी होती है? पुलिस किसके दबाव में आकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करती? किसी नेता, विपक्षी नेता या पॉलिटिशियन के दबाव में आकर के कोई भी इंक्वायरी नहीं करती है सही से। वरना अगर पुलिस अपनी सही से ड्यूटी कर दे तो ऐसे रेप केसेस में मानता हूँ बहुत कम हो जाएंगे। वैसे ही कोलकाता वाला केस है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचने की वजह ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं उस केस को लेकर के। हाँ, ये घटना ही बहुत ख़राब घटना हुई है जिससे कि पूरे देश में एक गमगीन माहौल बना रखा है। एक ऐसा संवेदनशील माहौल हो चुका है जिससे हमारे देश में हर एक डॉक्टर अपने आप को अनसेफ समझ रहा है। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपनी इन्वॉल्वेशन इसलिए दिखानी पड़ी क्योंकि जब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है इसमें कुछ नहीं कर पा रही है तो वहाँ से हमारे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सू मोटो जारी करके उस केस में अपनी इन्वॉल्वेशन दिखाई गई है। और उसमें इन्वेस्टिगेशन अब दोबारा से कराई जाएगी, उसमें CBI इंक्वायरी होगी और आगे फर्दर जो भी उसके लिए प्रावधान बनाए जाएंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो गई आती है उसके बिहाफ पर ही उन लोगों को पनिश्ड किया जाएगा। एक वकील को केस लेने से पहले कौन कौन सी जिम्मेदारियां लेना पड़ती है? देखिए, वकील जो होता है उसकी जिम्मेदारी तब स्टार्ट हो जाती है जब उसके पास में उसका क्लाइंट वो एक्यूज्ड है या विक्टिम है। दो तरह से होते हैं। आप उनके पास जब आते हैं तो सबसे पहले वकील जानता होता है ये विक्टिम है तो इसके साथ में क्या हुआ होगा, और ये एक्यूज्ड है तो इसने ये अपराध किया है या नहीं किया है। वो उसकी CD केस डायरी पढ़ने के बाद या उसकी चार्जशीट पढ़ने के बाद, FIR में उसके क्लॉज देखने के बाद केस में इतना नॉलेज रखते हैं कि वो केस कहाँ जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, वकील सबसे पहले उस केस के बारे में बहुत अच्छे से जान ले। उनको लगता है ये मोरली ठीक है तो उनको अटेंड करना चाहिए। मैं मानता हूँ आज की जनरेशन जो हमारी आगे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ गलत तरीके से भी केसेस कर रहे हैं और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वकील की जिम्मेदारी होती है कि जब उसके पास जो भी क्लाइंट आए, वो चाहे एक्यूज्ड हो या विक्टिम हो, विक्टिम आया है तो विक्टिम को उसको इंसाफ दिलाने का काम उसका है। अगर एक्यूज्ड आया है तो ये भी देखना ज़रूरी है कि इस पर कहीं कोई फॉल्स केस तो नहीं लगा है। तो फॉल्स केस में भी उसको डिफेंस कर करके उसको बचाने का काम भी एक वकील का ही होता है। तो जो न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी है, उसको ग्रोथ के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है ये नई जनरेशन के लिए जो नए लोग आ गए हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपके पास अब आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी बहुत हैं अपनी नई ग्रोथ, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए। आप पढ़ने के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए आजकल बहुत इजीली हो चुका है। पहले क्या था कि आपके साथ पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थे जिससे कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। आज आप स्टडी के मटेरियल्स को कहीं से भी इजीली प्रोवाइड या इजीली फाइंड कर सकते हैं जिससे कि आप अपने कैरियर में उसको बहुत आपके लिए हेल्प आउट होगी वो। तो मेनली देखा जाएगा, पर आज की जो जनरेशन है वो जा कर रही है। सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो आपको वहाँ से थोड़ा बहुत कट ऑफ करना चाहिए। सबसे पहले मेनली आप सोशल मीडिया का सही यूज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया का गलत यूज़ करें। आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे आने के बाद आप दो तरह के कंटेंट देख सकते हैं। या तो आप वल्गर न्यूज़ वीडियोज़ देख लीजिए, या आप मोटिवेशनल या स्टडीज़ से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ऐसे चैनल है जो फ्री में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। आपका मैथ भी क्या, आप मैथ पढ़ लीजिए। आपको साइंस नहीं आता, साइंस पढ़ लीजिए। आपको फिजिक्स को प्रॉब्लम है, फिजिक्स पढ़ लीजिए। आपको लॉस पढ़ने तो लॉस पढ़ लीजिए। मतलब फ्री, एकदम टोटली फ्री। ऐसा उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश सीखिए आप। इजीली आपको कोर्सेज करा रहे हैं लोग। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप पढ़िए। तो आपको मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और जो यूट्यूब पे ना मिले आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को क्वेरी कीजिए। देखिए, एक जो नया स्टूडेंट होता है उसके मन में एक क्वेश्चन का आना बहुत ज़रूरी है। जब उसके मन में क्वेश्चन अराइज होंगे तब वो क्या करेगा, उनसे
अपनी फाइंड को बढ़ाएगा, अपनी सर्चिंग को बढ़ाएगा। जब सर्चिंग में बढ़ाएगा ना तो उसको नए नए क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकल के आएंगे, आंसर निकल के आएंगे। जब वो उन आंसर को अपने मन में बसा लेगा तब वो क्लास में जाएगा, टीचर के सामने जाएगा, तो स्मार्टली जब उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा ना तो एक अलग इम्पैक्ट और एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे कि उसका अपना ही एक कॉलेज में क्या, अपने एग्ज़ाम के प्रोफेशन में क्या, एक अलग ही भौकाल आएगा आम भाषा में। तो ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। एजुकेशन का जो मैं देख रहा हूँ डगमगा रही है एजुकेशन, उसको रोकने के लिए हम ज़रूरत है कि हमें अपने बहुत सही से हम अपने एजुकेशन पर फोकस करें। जो टाइम है उसको टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ से जाएगा और कब टाइम आपका गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कब बड़े हो जाएंगे और आप ये पछतावा करेंगे कि हम काश पढ़ लिए होते। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करप्शन इन पुलिस। पुलिस में इतनी करप्शन है जो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में होती है, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हुआ, चाहे वो जुडिशरी डिपार्टमेंट हुआ, कोई सा डिपार्टमेंट हुआ इंडिया के अंदर, हर एक में करप्शन है। पर करप्शन को बढ़ावा देने वाले कौन होते हैं? हम आप लोग। क्योंकि जब हम अपना कोई काम इजीली कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई साइड से कोई बता दूसरा रास्ता, तो वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। करप्शन आप खुद करते हैं और आप इल्ज़ाम दूसरे पर लगाते हैं। तो करप्शन एक अपने आप में बहुत गंदा वर्ड है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि आप हमें ऐसा दो, तो आप उस डिमांड के खिलाफ चाहें तो आप केस कीजिए, आप उनकी शिकायत कीजिए उनके आला ऑफिसर से। बहुत से लोग डर जाते हैं कि हम उनके खिलाफ शिकायत करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट बना रखे हैं। कोई भी जो अधिकारी होता है अगर वो इस तरीके से कोई वो करता है तो आप बाकायदा उसके लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर, आप उन नंबर पर कॉल कीजिए और उन लोगों के खिलाफ शिकायत कीजिए। और शिकायत करेंगे तो जाहिर सी बात है आप रिश्वत जैसे घूसखोरी से बच सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर दोस्ती करना चाहिए तो वो किससे करना चाहिए? एक पुलिसमैन से करना चाहिए, एक बिजनेसमैन से करना चाहिए, सिविल सर्विस ऑफिसर से करना चाहिए, या फिर एक एडवोकेट से करना चाहिए? लाइफ में कोई भी तगड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको इजीली फेस कर सकें। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि आप जब दोस्ती किसी से करते हैं तो दोस्ती पहले ये नहीं देखा जाता कि आप दोस्ती कर किससे रहे हैं। अगर दोस्ती अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप दो लोगों से दोस्ती कीजिए। एक, पहला आप किसी लॉयर से दोस्ती कीजिए, दूसरा आप किसी पॉलिटिशियन से दोस्ती कीजिए। क्योंकि ये दो लोग हैं कि इनके अंडर में सब लोग आते हैं, ये अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं। पॉलिटिशियन जब तक पावर में है वो आपके ऊपर बाल बांका नहीं होने देगा, आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा। और एक लॉयर है जो आपकी मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये दो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप इन लोगों को अपना दोस्त बनाइए, इन लोगों के पास रहिए और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। कि जो आजकल इतने दंगे फसाद या जो भी है, लोगों पे झूठे केस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आम इंसान को होती हैं, तो अगर उनको किसी झूठे केस में या किसी भी उसमें दिक्कत होती है तो वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सिंपल है। आप मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके लिंक में आ जाएगी। और मेरा एक पेज भी है, और मेरा बड़ा पर्सनल एड्रेस मेरा आप कोर्ट में मेरा एक है। मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता हूँ। बाकी मैं ऑल इंडिया केसेस में भी इन्वॉल्व अपना दिखाता हूँ। अगर किसी को लीगल हेल्प चाहिए तो मैं उसकी लीगल हेल्प बाय द कॉल, फ़ोन पर भी उसको डिस्कस कर सकता हूँ। और इंक्वायरी करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो आज के वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, तो आपका नंबर, आपका सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी आम इंसान के लिए या कोई भी व्यक्ति है उसके लिए जो भी लॉस थे, हाँ, जो भी कन्फ्यूजन थी वो उनकी आई होप दूर हुई होगी। और अगले जो क्वेश्चन है वो अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर बनाएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करना, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।